नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रही हूं। खबरों से पहले जिंदगी से जुड़ी जरूरी बात, जैसा कि मैं हर बुलेटिन के पहले और बाद में कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रही हूं, मास्क का उपयोग भी कर रही हूं और आपसे भी यही अपील है कि आप भी लगातार कोरोना की जितनी भी गाइडलाइंस उसका पालन करें, मास्क जरूर पहने, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अब खबरों की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां सीएम भूपेश बघेल ने की मुलाकात। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। असम चुनाव के मुद्दे पर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि चुनाव में पार्टी की स्थिति की जानकारी दी गई है। सीएम दोपहर 3 बजे दिल्ली से रायपुर वापस लौट आएंगे और असम के चुनावी दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे हैं और वहां पर उन्होंने कई जनसभाएं की हैं। कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील भी की गई है और यह भी बताया गया है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, सबसे पहला मॉडल तो छत्तीसगढ़ का ही पेश किया गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान किस तरीके से राहत आम जनता को मिल रही है। और साथ ही दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई और मुलाकात काफी अहम है। असम चुनाव के मुद्दे पर बातचीत हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि असम चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह जो दावा कर रहे हैं वो कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस 100+ सीटें जीत रही है और इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेरे साथ हैं। सर, असम चुनाव गए, आप प्रभारी हैं, क्या स्थिति है? जबकि अमित शाह तो दूसरा दावा कर रहे हैं। अमित शाह जी जो दावा कर रहे हैं आसाम के लिए वो हमारे लिए हैं। 100+ हमारे आएंगे, जोड़ के महागठबंधन के वहाँ आएंगे। सर, रमन सिंह भी गए थे वहाँ पे, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, वो दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल का दावा आप कर रहे हैं वो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसको असम में लागू किया जाए। वो आपके ऊपर दोहरे चरित्र का आरोप लगा रहे हैं। आसाम की जनता जानते हैं और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको पता है। रमन सिंह को वैसी छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। सर, आज किसानों का आंदोलन को 4 महीने हो गए और आज भारत बंद है, सरकार उनकी नहीं सुन रही। पहले भी काफ़ी उन्होंने आंदोलन किए, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली। लगता है कि आज भारत बंद का कुछ केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा? सरकार को झुकना ही पड़ेगा। किसान 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उसका हमारा पूरा समर्थन है। तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के सामने। साथ ही उन्होंने दावा किया कि असम में जो स्थिति है वो कांग्रेस के पक्ष में है और जो दावा अमित शाह कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में कर रहे हैं। अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और चलिए सीधे रुक करते हैं दिल्ली का। संवाददाता अशरफ काज़मी लाइव जुड़ गए हैं। अशरफ, दिल्ली में अहम बैठक हुई, सीएम भूपेश बघेल सोनिया गांधी से मुलाकात की है, क्या कुछ खास इस मुलाकात के दौरान? रेनू, देखिएगा, मुख्यमंत्री कल रात यहाँ पहुँचे थे और आज एक उनका निजी चैनल के में कार्यक्रम था, उसमें वो मौजूद रहे। उसके बाद फिर वो यहाँ 10 जनपद पे आए, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात की। असम चुनाव को लेकर उन्होंने पूरे विस्तार से अब चर्चा की, रिपोर्ट दी कि कहाँ कहाँ कांग्रेस मजबूत है और क्या हमें और आगे के 2 चरणों में रणनीति अपनानी चाहिए। इस पर भी उन्होंने विस्तार से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया गया कि क्या बात हुई। उन्होंने बात सिर्फ चुनाव के मद्देनजर की और जो आज भारत बंद है उस पर चर्चा की। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से क्या चर्चा हुई, इस पर चुप्पी साधे रखी। जी रेनू। जी बिल्कुल। साथ ही अशरफ, ये जो लगातार दौरे सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं, असम की बात की जाए, यहाँ के कई जनसभाएं उन्होंने की हैं, कई सारे, क्या मॉडल पेश किया जा रहा है? क्या वो दावे, क्या वो आधार है जिसके दम पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में वोट करें और इससे बहुत राहत रहेगी आम जनता को?
देखिए रेणु, जो असम चुनाव के लिए दावा किया जा रहा है वो वहाँ के जो चाय बागान के मजदूर हैं उनकी जो दैनिक भत्ते जो हैं उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो उनका कम से कम न्यूनतम वेतन है, जो न्यूनतम भत्ता है, उसको बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। साथ ही वो जो जैसे छत्तीसगढ़ में कि सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उनको किस्त दी जा रही है, वो छत्तीसगढ़ का मॉडल वहां पे अपनाने की बात कर रही है। और जैसे रोजगार छत्तीसगढ़ सरकार ने दिए हैं, और कोरोना के दौरान में सब कुछ बंद था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जो रफ्तार थी, औद्योगिक रफ्तार थी, या जो वहाँ का राज्य सरकार का जो ढांचा था, राज्य सरकार का राजस्व का, वो भी लगातार चलता रहा। लोगों का काम चलता रहा, आमदनी बढ़ती रही, उसमें कोई गिरावट नहीं। तो वो मॉडल वो असम में लागू करना चाहते हैं, इसी का उन्होंने वहाँ पे रखा। साथ ही जो असम की सरकार है सर्बानंद सोनोवाल की, उसकी खामियों को भी उन्होंने उजागर किया कि कैसे यहां पर सरकार काम कर रही है और ध्रुवीकरण कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ का मॉडल पेश किया जा रहा है। और अगली खबर का हम रुख करेंगे। रायपुर से खबर है, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक की गई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बैठक ली है, जहां कोरोना के बढ़ते खतरे की समीक्षा की गई है। तो वैक्सीनेशन में आ रही गड़बड़ियों की भी समीक्षा की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मंथन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बैठक ली और अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की समीक्षा की गई है। किस तरीके की व्यवस्थाएं अस्पतालों में हैं, तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। तो वैक्सीनेशन से जुड़ी जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसकी भी समीक्षा की गई है। जहां पर कुछ शिकायतें भी मिल रही थी, उनको भी जल्द ही उन शिकायतों पर ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि यदि जनता पहुंच रही वैक्सीनेशन के लिए तो उनको ज्यादा लंबी प्रक्रियाओं से ना गुजरना पड़े, उन्हें ज्यादा परेशान न होना पड़े, और कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। कोविड की स्थिति की समीक्षा, जहां आधार कार्ड बन रहे हैं, विशेष करके दुर्ग और रायपुर में एक ये बात आ रही है बार बार कि बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं अपना कार्ड बनाने के लिए। तो भीड़ भाड़ में कोविड के संक्रमण की स्थिति ना हो, तो उसको नियंत्रित करना, उसको विकेंद्रित करना, ताकि बहुत ज्यादा लोग एक साथ ना आए। कार्ड सबका बनना है, उसमें कोई समय सीमा की दिक्कत नहीं है। दूसरा, दुर्ग में पॉजिटिविटी कल 28% तक करीब चली गई। 900 से ज्यादा लोग वहां संक्रमित हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिस्तरों के लिए भी, आईसीयू बिस्तरों के लिए भी अब एक सीमा पहुंच रही है, दिक्कत आ रही है। एम्स में उससे ज्यादा लोग नहीं भर्ती हो सकते। एम्स से भी हम लोगों ने बात की है कि 200 बिस्तर से आगे, जैसे शुरू के दौर में 500 बिस्तरों तक के लिए उन्होंने सहमति दी थी, तो क्या अभी और बिस्तर वो बढ़ा सकते हैं। इसमें यही बात सामने आ रही है कि अगर वो बिस्तर कोविड के बढ़ते हैं तो नॉन कोविड की जो इलाज हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उसका वो विचार कर रहे हैं। यहाँ लालपुर और माना के अस्पतालों को रायपुर में चालू कर रहे हैं, और मेकाहारा के भी जो बिस्तर हैं 130-40 के आईसीयू, शेष बिस्तरों की व्यवस्था तो है। और कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर भी जहां जरूरी होगा, हर जिले में 500 के गुणांक में और वहां की स्थिति के आधार पर जिस जिले में जितने की जरूरत है उस हिसाब से उतने बिस्तरों की व्यवस्था रहनी चाहिए। अस्पताल के बाहर अगर लोगों को घर के बाहर रोकने की और रखने की जरूरत है, और वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी कम से कम 10% बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था रहे, और जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन की व्यवस्था उन जगहों पे भी अलग से बनाई जा सके। 102 के टेंडर की भी प्रक्रिया कल पूरी हुई है। और चलिए सीधे रुख करते हैं रायपुर का। संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, समीक्षा बैठक की गई है तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ, और कोरोना को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है, कोरोना को लेकर क्या समीक्षा बैठक में क्या वो मुद्दे रहे जिनको लेकर चर्चा हुई है?
जी रेणु, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ रहा है, खासकर दुर्ग और रायपुर जिले की बात करिए, जहां पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और केवल संक्रमितों के ही आंकड़े नहीं बल्कि मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार कोविड संक्रमण की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं और इस स्थिति में अब फिर एक बार मरीजों को बेड की समस्या से जूझना पड़ रहा है और इसलिए खासतौर पर यह समीक्षा बैठक रखी गई थी कि कहीं पर भी बेड की संख्या जो है वो कम ना हो, क्योंकि कई सारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं जब रफ्तार कम हुई थी तब बंद कर दिए गए थे। अब ऐसे में फिर एक बार जब कोविड संक्रमण बढ़ा है तब यहां पर बेड की समस्या आ रही है और स्वास्थ्य मंत्री ने यह साफ तौर पर कहा है कि एम्स से बात की जा रही है। उन्होंने 200 बेड की सहमति तो पहले से ही दे दी थी, अब उसको 500 बेड करने की बात यहां पर कही जा रही है कि 500 बेड जो है वो कोविड पेशेंट्स के लिए ही आरक्षित रखे जाएं। इसके अलावा जो अन्य सरकारी अस्पताल हैं वहां पर भी यही व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक अहम बात यह भी कही है कि जितने भी विशेषज्ञों से उन्होंने बात की है कि आने वाले 100 दिन होंगे उसमें जो कोरोना की दूसरी लहर होगी वो अपने पूरे पीक पर रहेगी, यानी कि जो पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी है। कहीं नौबत लॉकडाउन की ना आ जाए, कुछ इस तरह की स्थिति भी बन सकती है और इसलिए यहां पर साफ तौर पे जो अधिकारियों के साथ जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों की समीक्षा की गई कि आखिर जो जिले सबसे ज्यादा जहां संक्रमितों के आंकड़े आ रहे हैं वहां पर अस्पतालों में व्यवस्था कैसी है, वैक्सीनेशन की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है और अगर बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई वैक्सीनेशन में की जा रही है तो उन कागजी कार्रवाइयों को कम किया जाए। और मौतों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है रीनू, ये सबसे बड़ा चिंता का सबब अभी फिलहाल सरकार के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए बना हुआ है कि आखिर इतनी ज्यादा मौतें क्यों हो रही है। डेथ ऑडिट कमेटी ने खुद अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि लगातार जो है हर महीने मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो और छत्तीसगढ़ अभी तीसरे नंबर पे पहुंच गया है कोविड से मौत के मामले में। तब ऐसे में सरकार की यहाँ पे चिंता लाजमी भी है और यहाँ पर जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि कई स्थिति में जो निजी अस्पतालों की ओर कई जो पेशेंट्स हैं वो रुक कर रहे हैं। उन्होंने ये अपील भी की है कि निजी अस्पतालों की जगह जो सरकारी अस्पताल में सुविधा मुहैया कराई जा रही है लोग उस पर भरोसा करें और वहां पर इलाज कराएं, क्योंकि केस बिगड़ने के बाद प्राइवेट अस्पतालों में सीधे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रिफर कर रहे हैं और इस वजह से ही जो मौतें हैं वो सबसे ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह सामने आई है देवव्रत कि निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान यदि ज्यादा तबीयत खराब होती तब वो सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं और ये इस पर भी ध्यान देने की सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। नारायणपुर को छोड़ प्रदेश के सभी जिले कोरोना की चपेट में हैं। तो वहीं दुर्ग और राजधानी रायपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस बीच बढ़ते संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए प्रदेश के 20 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर प्रशासन सख्ती भी कर रहा है। बावजूद इसके कई जगहों पर अब भी लोग कोरोना की दूसरी लहर के कहर से बेपरवाह हैं। आप देख सकते हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें। तो वही छतरपुर को सीएम शिवराज की सौगात, जहां सीएम छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस दौरान मौजूद हैं। उसके पश्चात मंच पर उपस्थित होंगे। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं खजुराहो की, जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें यहां पर कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत किए हुए हैं और इस दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि कई सारे विकास कार्यों की आज सौगात। 50 करोड़ की लागत से लगभग 50 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर तैयार है। कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद और यहां अगले 3 दिन पर्यटन के विकास पर चर्चा होगी। तो आज जो सीएम छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे और अभी आप देखिए कि पूजा कर रहे हैं मुख्यमंत्री और साथ में पर्यटन मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। खजुराहो से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये लोकार्पण फाउंडेशन स्टोन का कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन
तो खजुराहो से लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और आज खजुराहो के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। आज छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और इस दौरान पर्यटन मंत्री भी मौजूद अग्रसर कन्वेंशन सेंटर की ओर रिबन काट के कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल भी यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें 50 करोड़ की लागत से ये कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है और कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। तो यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, रिबन काटने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और साथ में बीडी शर्मा भी मौजूद हैं। तो देखिए कन्वेंशन सेंटर के रिबन काट के उद्घाटन तस्वीरें छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जोरदार तालियां। और अब किसी भी वक्त माननीय मंत्रीगण एवं हमारे विशिष्ट वरिष्ठ अधिकारीगण मंच पर उपस्थित होंगे। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। आपसे निवेदन है सर, कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी भारतीय परंपरा है, हम हर शुभ कार्य की शुरुआत देवी देवताओं को नमन कर दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। तो आज के इस शुभ कार्य की भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा, उनके साथ साथ श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति भारत सरकार द्वारा दीप प्रज्वलित कर मीट इन इंडिया रोड शो की शुरुआत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्री प्रहलाद सिंह पटेल माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण, गणमान्य वरिष्ठ अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों सज्जनों, प्रेस एवं मीडिया के सदस्य, आप सभी का मध्य प्रदेश की इस पर्यटन नगरी खजुराहो में मीट इन इंडिया रोड शो के उद्घाटन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस उद्घाटन सत्र की शुरुआत करेंगे सुश्री रुपिंदर बरार, अतिरिक्त महानिदेशक पर्यटन भारत सरकार के स्वागत भाषण के साथ। आपको आमंत्रित करना चाहूंगी।
और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।